नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। वक्त हो चला है 9 बजे 9 रिपोर्टर का। खबरें भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि आखिर कौन से रिपोर्टर हमारे कहां से जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले इन रिपोर्टर्स का परिचय कि कहां से कौन हमें तमाम जानकारी साझा करेगा। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं वो 9 रिपोर्टर्स। दीपक चौबे दिल्ली से हमारे साथ है, अमनीत सिंह होशियारपुर से है हमारे साथ, कमल कुमार रांची से हमारे साथ है, नमित त्यागी हमारे साथ दिल्ली से है, राजीव तिवारी भी दिल्ली से हमारे साथ, शेखर त्रिवेदी लखनऊ से है, जसबीर सिंह चंडीगढ़ से, दिनेश सिंह इलाहाबाद से और मदन मोहन वाराणसी से। ये वो हमारे तमाम ग्राउंड जीरो के हीरो हैं जो आप तक पहुंचाएंगे हर खबर विस्तार से और साथ ही पूरे अपडेट के साथ। तो चलिए शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से और बात करेंगे सबसे पहले बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आज दूसरा दिन है। बैठक में चुनावी रणनीति और बूथ मैनेजमेंट पर चर्चा होगी। पीएम आज कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित भी करेंगे। बैठक के पहले दिन बीजेपी के अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संबोधन किया था और उसमें उन्होंने जीत का मंत्र दिया था कार्यकर्ताओं को। 72,000 बूथों को मजबूत करने का लक्ष्य है, ये जेपी नड्डा ने कहा। और साथ ही उन्होंने कहा कि अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति की चिंता की जाए, ये भी जेपी नड्डा ने कहा। उन्होंने कहा कि 2023 हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 2023 में 9 राज्यों में चुनाव लड़ना है और जीतना भी है। यानी कि कुल मिलाकर बीजेपी की कार्यकारिणी की बैठक में आने वाले राज्यों में चुनाव जो होने हैं, 9 राज्यों में चुनाव है। विधानसभा चुनाव को देखते हुए यहां पर जेपी नड्डा ने कहा कि सिर्फ चुनाव लड़ना नहीं है बल्कि जीतना भी है, इसीलिए इसको ध्यान में रखना होगा। आज हालांकि बीजेपी की कार्यकारिणी का जो दूसरा दिन है बैठक का, और पीएम मोदी आज कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इसमें मौजूद रहेंगे और इस बैठक को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। चुनावी रणनीति और बूथ मैनेजमेंट पर चर्चा होगी। दीपक चौबे मेरे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, देखिए कार्यकारिणी की बैठक का आज दूसरा दिन है। हमेशा ही बीजेपी का फोकस बूथ को मजबूत करने पर होता है। दूसरे दिन क्या खास होगा दीपक? भाई दीपक जी, देखिए अगर बात की जाए अंशिका, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 9:50 पे इसी एनडीएमसी सेंटर में पहुंचेंगे। और क्योंकि आज राष्ट्र कार्यकारिणी का दूसरा दिन है, तो जितने जो संगठन के जो मंत्री चाहे बात की जाए तो करीब 300 से ज़्यादा का आंकड़ा है। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचेंगे। 2 आज प्रस्ताव लाने हैं, एक आर्थिक और एक G20 को लेकर। देखिए मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा भी कि वो दिखाए कि इधर G20 का बोर्ड लगा है और ये मेन जो गेट है वो गेट है। इस पर अगर आप बात कीजिएगा तो देखिए, एक तरफ जहां इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाएगी तो आईएनएस विक्रांत है, वंदे भारत है, उसका तेजस है, ब्रह्मोस है। तो दूसरी साइड में करतारपुर कॉरिडोर है, महाकाल कॉरिडोर है, काशी विश्वनाथ है, सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति है, स्टैचू ऑफ यूनिटी है। तो कहीं ना कहीं आर्थिक विकास की बात हो। अंदर जो मैं एक अंशिका एक बात बताना चाहता हूँ कि अंदर एक एग्जीबिशन भी लगा है जो इसी 6 थीमों पर आधारित है, जिसमें कि किस तरीके से बीजेपी ने अपना काम किया है, चाहे वो आर्थिक हो या फिर लगातार जो विकास की बातें हो रही हो वो हो। उसके बाद जो अंदर एग्जीबिशन लगा है उसमें खासकर मुस्लिम महिलाओं को भी दिखाया गया कि ट्रिपल तलाक के बाद किस तरीके से मुस्लिम महिलाओं में एक प्रेम जागा है बीजेपी के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद देखिए अगर बात की जाए तो अब क्योंकि बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल का जो अगर कहा जाए कि इस साल उनका ख़त्म हो रहा है, क्योंकि 20 जनवरी से पहले उनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा। अब उनका एक्सटेंशन मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है जब एक्सटेंशन मिलेगा तो उनकी 2 रैली होगी महत्वपूर्ण। अगर बात की जाए तो पश्चिम बंगाल में है 19 तारीख को और 20 तारीख को पूर्वांचल के गाजीपुर में है। वही गाजीपुर जिसमें बीजेपी हार गई थी, हालांकि मनोज सिन्हा वहाँ से चुनाव लड़े थे, वो हार गए थे। अब बीजेपी ने जो रणनीति बनाई है वो 2024 और जो 8 राज्यों में जो विधानसभा है, 4 विधानसभाओं के कल प्रदेश अध्यक्षों ने अपनी रिपोर्ट सौंपी। आज 4 राज्यों के, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश और कई राज्य हैं, उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। अगर बात की जाए तो करीब 4:30 से 5 बजे के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा और वो अपने जो कार्यकारिणी के सदस्य हैं उनको मंत्र देंगे किस तरीके से, चाहे वो इस साल जो 8 राज्य में विधानसभा हो या फिर 2024 में लोकसभा हो, उनमें कैसे जीत दर्ज की जाए, इसको लेकर प्रधानमंत्री बताएंगे। हालांकि अगर बात की जाए तो चाहे वो G20 हो या फिर अलग अलग मुद्दे पे जो
पास जो अलग अलग मुद्दों पे जो मतलब अगर कहा जाए कि बिल्कुल दीपक, लाने की देखिए बिल एक बात हो चीज रही और थी। भी है कि इस साल में जिन जगहों पर चुनाव होने हैं वहां पर बीजेपी की साख की बात है, तो कुछ जगहों पर बीजेपी वापसी करना चाहती है, चाहे वो राजस्थान हो या फिर वो छत्तीसगढ़ हो, ये कुछ ऐसे राज्य हैं। तो क्या यहाँ पर भी सबसे ज्यादा फोकस रहेगा, इन चीजों को लेकर भी इस मीटिंग में बातचीत की जाएगी कि वापसी कैसे करनी है? जी बिल्कुल, देखिए जैसे कि कल चार राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों ने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। उसके बाद जो आज जो चार राज्य हैं उनके प्रदेश अध्यक्ष अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे, जिसमें राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया। ऐसे चार राज्य हैं जिनकी रिपोर्ट आज सौंपी जाएगी। सबसे बड़ी बात देखिए कि आपने 72,000 बूथ की बात की थी और ये खबर काफ़ी दिन पहले भी चलाई गई थी कि 72,000 जो बूथ है वो वीक है बीजेपी के लिए। अब जो है वो आंकड़ा बढ़ गया है, अब वो जो बूथ है वो 1 लाख के पार हो गया है। यानी कि बीजेपी मेहनत कर रही है और बीजेपी उन बूथों को चिन्हित कर रही है जहां पे वो कमजोर है। किस तरीके से उस बूथों को मजबूत किया जाएगा। हालांकि देखिए, अगर इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी संगठन के मामले में औरों पार्टियों से अलग है। उसका संगठन सबसे मजबूत होता है, चाहे बूथ लेवल पे हो, चाहे फिर प्रदेश अध्यक्ष के हो या फिर जिला अध्यक्ष हो। तो उनके जो पन्ना प्रमुख भी होते हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि प्रदेश अध्यक्ष हो या फिर बूथ लेवल का कार्यकर्ता, उससे जो राष्ट्र अध्यक्ष है वो सीधा फोन पे बात करते हैं या फिर मिलते हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं। हालांकि देखिए, याद होगा कि क्या होता है वो आप विस्तार से बता रहे हैं दीपक, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी यहाँ पर साझा करने के लिए। और अब बात होगी दिल्ली की, जहां दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन है। 18 जनवरी तक विधानसभा का ये सत्र चलेगा। आज भी सदन में हंगामे के आसार हैं। कल आम आदमी पार्टी विधायकों ने सदन में हंगामा किया था और आज भी इसी तरह हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं। आज भी सदन में हंगामा हो सकता है। आज बता दें कि दूसरा दिन है इस सत्र का। हालांकि 18 जनवरी तक ही ये चलेगा, लेकिन पहला दिन भी हंगामेदार और दूसरा दिन भी कहा जा रहा है कि आसार तो है पूरे कि हंगामे हो सकते हैं। तो वहीं पहले दिन अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी विधायकों ने पैदल मार्च निकाला और एलजी के खिलाफ प्रदर्शन किया। इसी दौरान न्यूज इंडिया ने केजरीवाल से खास बातचीत करते हुए एलजी पर जोरदार हमला बोला। उनसे बात की हमारे संवाददाता नमित त्यागी ने, सुनिए। हमारे साथ हैं अरविंद जी, ये बताइए कि आखिर ये जो टीचर्स को जाने का मामला है तो शिक्षा के साथ निराधार, इनसे कर लो, इनसे शिक्षा के साथ निराधार किया जा रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि एलजी साहब जनता के आक्रोश को समझेंगे और टीचर्स को फिनलैंड जाने देंगे। कानूनी लड़ाई भी लड़ने की है, जो भी जरूरत पड़ेगी करेंगे, लेकिन फिनलैंड हम अपने टीचर्स को अच्छी ट्रेनिंग तो कराएंगे। अपने बच्चों को एलजी संविधान की हत्या करें आप? एलजी खुलेआम कह रहे हैं मैं संविधान को नहीं मानता, मैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को नहीं मानता, मैं तो एडमिनिस्ट्रेटर हूं, मैं तो दिल्ली का शासक हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। आप तो संविधान की कॉपियां भी लेकर गए थे कानून, मैं अभी भी लेके घूम रहा हूं साथ में। तो लड़ाई जारी रहेगी? बिल्कुल। तो बिल्कुल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने न्यूज इंडिया से बातचीत की और उन्होंने कहा है कि कानूनी लड़ाई जारी रहेगी। कैमरा पर्सन नरेश के साथ नमित त्यागी, न्यूज इंडिया, दिल्ली। और नमित त्यागी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता। नमित, देखिए आज दूसरा दिन रहेगा सत्र का, लेकिन आज भी हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं। आपने जब बात की अरविंद केजरीवाल से तो उन्होंने कहा कि हमारी ये लड़ाई जारी रहेगी, क्या समझा जाए? देखिए बिल्कुल अंशिका, 3 दिवसीय सत्र था और कल जैसे ही सत्र की शुरुआत हुई पहले दिन ही तो दिल्ली के अंदर जो टीचर्स को ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड जाने का मुद्दा था, जिसकी फाइल एलजी ने अभी तक रोक कर रखी है, उस मुद्दे पर लगातार सदन में हंगामा हुआ। हालांकि पहले ये सूचना थी कि 12 बजे अरविंद केजरीवाल सदन को संबोधित करेंगे, लेकिन वो प्लान कैंसिल हुआ और उसके बाद अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और साथ ही साथ सभी विधायकों ने एलजी हाउस तक पैदल मार्च किया। सिविल लाइन होते हुए एलजी हाउस तक सभी पहुंचे और उसके बाद एलजी हाउस को संदेश पहुंचाया गया कि आपके यहाँ पर एलजी मुख्यमंत्री आपसे मिलना चाहते हैं, लेकिन एलजी की तरफ से आदेश आया कि केवल वो 2 लोगों से ही मिल सकते हैं। जिसके बाद अरविंद केजरीवाल ने ये न्योता एलजी का ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि चुने हुए सभी आम आदमी पार्टी के विधायक है, ऐसे में वो अगर मिलेंगे तो सभी विधायकों के साथ मिलेंगे। निश्चित तौर पर कल एलजी के साथ उनकी मीटिंग नहीं हो सकी और सभी विधायक और सीएम वापस लौट गए। लेकिन आज दूसरा दिन है। हालांकि जिस बात का जिक्र आपने किया कि 3 दिनों का ये सत्र है, हो सकता है कि सत्र आगे भी बढ़े, क्योंकि कल तो पूरे दिन सदन के अंदर कोई काम नहीं हुआ। कल आज तक के लिए सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। तो उम्मीद है कि शायद ये 3 दिन का जो सत्र है इसको आगे भी बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया नमित तमाम जानकारी साझा करने के लिए।
हैदराबाद से इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि एक ही परिवार के 4 लोग मृत पाए गए हैं। आत्महत्या का मामला बताया जा रहा है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। हैदराबाद में एक ही परिवार के 4 सदस्य अपने आवास पर मृत पाए गए हैं। यह आत्महत्या का मामला लग रहा है। एक व्यक्ति विपिन प्रताप फांसी पर लटका हुआ पाया गया और उसकी पत्नी, बेटी और मां बिस्तर पर पड़ी मिली हैं। शवों को पोस्टमार्टम के लिए अभी भेज दिया गया है। हैदराबाद से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। हैदराबाद में एक ही परिवार के 4 लोगों को मृत अवस्था में पाया गया है और इसमें पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेज दिया गया है और जांच हो रही है। हालांकि अभी तक यही समझ में आ रहा है कि आत्महत्या की गई होगी। तो शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और अब जांच हो रही है। हैदराबाद से ये खबर। हैदराबाद में एक ही परिवार के 4 लोग मृत पाए गए हैं। एक ही परिवार के 4 लोग मृत पाए गए हैं और आत्महत्या बताया जा रहा है कि आत्महत्या हो सकता है, कि आत्महत्या किया गया हो। लेकिन अभी पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया गया है। और हरियाणा के सिरसा से एक और बड़ी खबर आपको बता दें। कालांवाली मंडी में फायरिंग हुई है जिसके चलते 2 लोगों की मौत हो गई। 2 घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुरानी रंजिश में गोली मारने की आशंका है। जांच पड़ताल में पुलिस भी जुट गई है। तो पुलिस जांच कर रही है। जांच में पुलिस जुट गई है। ये कालांवाली का पूरा मामला बताया जा रहा है जहां पर गोली मारने की आशंका है। पुरानी रंजिश को लेकर 2 लोगों की मौत हुई है और 2 लोग घायल हुए हैं जिनको अस्पताल भर्ती किया गया है। जसवीर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। जसवीर, क्या जानकारी आपके पास इस पूरे मामले को लेकर? कालांवाली इलाके में ये मंडी में एक 2 आदमी मरने की सूचना मिली है। बता दें कि ये गैंगवार बताया जा रहा है क्योंकि कल 3 बजे का ये वाकया बताया जा रहा है। एक स्कॉर्पियो गाड़ी को, सामने से स्कॉर्पियो गाड़ी आती है और उसमें टक्कर मारती है और उसके बाद साथ के साथ ही फायरिंग शुरू कर देती है और इस फायरिंग में 2 लोग, दीपू और दीपक के नाम 2 युवक, मौके पे ही डेथ हो जाती है और बाकी 2 बंदे घायल हो जाते हैं। उसके बाद जो इलाके के लोग हैं उन्होंने पुलिस को सूचना दी और सूचना के बाद पुलिस ने उन घायलों को उठा के अस्पताल लेके गए। उसके बाद सारी नाकाबंदी स्टार्ट कर दी और साथ लगते जो पंजाब का जो बॉर्डर है उससे भी सील कर दिया है। यहाँ आपको बता दें कि ये जो इनिशियल स्टेज पे माना जा रहा है कि ये गैंगवार है क्योंकि जो 2 लोग मरे हैं उनका भी आपराधिक रिकॉर्ड देखने को मिला है। सो देखने वाली बात है कि ये कौन से गैंग है और कौन से गैंग से ये ताल्लुक रखते हैं जिसकी वजह से इनकी ये मौत हुई है। जी अंशिका, बिल्कुल पुरानी रंजिश का भी मामला सामने आ रहा है। इसका मतलब ये है कि पहले से ही जानते थे ये लोग एक दूसरे को और ये साजिश है, जानबूझकर किया गया है। बिल्कुल अंशिका, क्योंकि बिल्कुल आमने सामने से उन्होंने टक्कर मार के उनकी गाड़ी रोकी और कोई बात भी नहीं की। उन्होंने सीधे ही उनके ऊपर फायरिंग शुरू कर दी। तो वो पीछे से ये सोच के आए थे कि इन लोगों को उन्होंने मारना है। जी अंशिका, बहुत शुक्रिया जसवीर तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा से तस्वीरें अब आपको दिखाते हैं जहां बर्फ की चादर बिछी हुई आपको हर तरफ नजर आएगी। चौकीबल तंगधार रोड पर आपको बर्फ ही बर्फ नजर आएगी। देखिए तस्वीर, जहां से अब बर्फ हटाने का काम शुरू हो गया है। तो ये तस्वीर कुपवाड़ा की है जहां बर्फ ही बर्फ है, चारों तरफ बर्फ है और ये लग रहा है जैसे कि मानो यहाँ पर बर्फ के अलावा कुछ है ही नहीं। हालांकि सड़कों पर से इन बर्फ को हटाया जा रहा है। बर्फ को हटाने का काम शुरू कर दिया गया है क्योंकि कुछ लोग जो पहुंचते हैं घूमने फिरने के लिए, जम्मू कश्मीर जो आते हैं खास तौर पर, उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इतनी ज़्यादा बर्फ़ की वजह से वो नहीं जा पाते कहीं पर, इसीलिए अब बर्फ़ को हटाने का सिलसिला चल रहा है। और पंजाब में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा है। बता दें कि पंजाब में भारत जोड़ो यात्रा का आज 6वां दिन है। आज पंजाब के होशियारपुर में भारत जोड़ो यात्रा है। कल हिमाचल पहुंचेगी भारत जोड़ो यात्रा। राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही है ये यात्रा। तो राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। आज पंजाब में भारत जोड़ो यात्रा का 6वां दिन है और पंजाब के होशियारपुर में है
भारत जोड़ो यात्रा। कल हिमाचल पहुंचेगी भारत जोड़ो यात्रा। पंजाब में भारत जोड़ो यात्रा का 6वां दिन है। इसके साथ ही बता दें कि पंजाब के होशियारपुर में भारत जोड़ो यात्रा है। कल हिमाचल जाएगी भारत जोड़ो यात्रा। अमनीत सिंह मेरे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं। अमनीत, क्या जानकारी आपके पास? कल तो हिमाचल की ओर प्रवेश करेगी ये भारत जोड़ो यात्रा, लेकिन आज 6वां दिन है पंजाब में। अमनीत, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी बोलिए अमनीत। पहुंच रही है। जी बोलिए अमनीत। तो दसुआ में अभी तक दसुआ में पहुंच चुकी है भारत जोड़ो यात्रा। राहुल गांधी की जो यात्रा है होशियारपुर के दसुआ एरिया में पहुंच चुकी है, तो मुकेरियां जाके खत्म होगी, तो कल हिमाचल में एंट्री करेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया अमनीत तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो पंजाब में भारत जोड़ो यात्रा का आज 6वां दिन है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे भारत और फ्रांस की, जहां भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास होगा। 21वां द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास का दूसरा दिन है। 20 जनवरी तक दोनों देशों की सेनाएं ताकत दिखाएंगी। नौसैनिक अभ्यास में उन्नत वायु रक्षा अभ्यास होगा। सामरिक युद्धाभ्यास, सतह पर गोलीबारी का अभ्यास, रिप्लेनिशमेंट और अन्य समुद्री संचालन का अभ्यास होगा। नौसेना अभ्यास भारत फ्रांस रणनीतिक संबंधों की पहचान है। तो नौसेना का जो अभ्यास है वो भारत और फ्रांस की रणनीतिक संबंध की भी एक पहचान है कि आखिर भारत और फ्रांस के संबंध क्या है, कितने मजबूत रिश्ते हैं भारत और फ्रांस के बीच में। और ये जो नौसेना का अभ्यास है उसमें कई सारी चीजें की जाती है, कई सारे अभ्यास होते हैं, जिसमें कि मुश्किल से मुश्किल घड़ी में कैसे दुश्मनों के छक्के छुड़ाने हैं, इस पर भी जो है प्रैक्टिस किया जाता है, अभ्यास की जाती है। और दोनों ही देश मिलकर इसे करते हैं, सीखते हैं, बहुत सी नई चीजें भी देखने को मिलती हैं। राजीव तिवारी मेरे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, क्या जानकारी आपके पास? भारत और फ्रांस का ये नौसेना अभ्यास है, कितना फायदा इससे मिलने वाला है आने वाले समय में, इसको कैसे देखा जाए? बिल्कुल, देखा जाए तो यह युद्धाभ्यास जो चल रहा है 16 जनवरी कल से शुरू हुआ है और 20 तारीख तक चलेगा। सामरिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है इसे। हालांकि इसके पहले भी कई बार अभ्यास हुआ है और यह जो अभ्यास हो रहा है इसमें दुश्मन देशों की चुनौती कैसे सामना करना है, दोनों देश के जो नौसेना के जो सैनिक है उसको पूरी तरह से उनको बताया जा रहा है कि समुद्र में रह करके किस तरह से जो सिचुएशन होता है उसको कैसे उससे निपटा जाए। तमाम तरह की परिस्थितियां होती हैं, उनको लेकर के एक दूसरे को अपना जो टेक्नोलॉजी है, जो ट्रेनिंग करने का तरीका है, साझा किया जाता है। तो माना जा रहा है कि बहुत ही महत्वपूर्ण है यह सामरिक दृष्टिकोण से। जी बिल्कुल, टेक्निक, आइडियाज, ये सारी चीजें जो हैं वो देखने को मिलती हैं। राजीव, आपने बहुत सही कहा, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। 9 बजे 9 रिपोर्टर में वक्त तो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और कुछ खास खबरों के साथ। और चलिए, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। रुक करेंगे एक बड़ी खबर की ओर। अब्दुल रहमान मक्की को ग्लोबल आतंकी घोषित कर दिया गया है। यूएनएससी ने ग्लोबल आतंकी घोषित किया है। कई आतंकवादी घटनाओं में शामिल रहा है ये मक्की। पाकिस्तानी नागरिक है अब्दुल रहमान मक्की। अभी तक ग्लोबल आतंकी घोषित करने के प्रस्ताव पर चीन अड़ंगा लगाता आया था। लश्कर सरगना हाफिज सईद का रिश्तेदार भी है। पिछले साल जून में भी भारत और अमेरिका ने लश्कर के शीर्ष पाकिस्तान आतंकवादी को वैश्विक आतंकी घोषित कराने का संयुक्त प्रस्ताव दिया था, जिस पर चीन ने अड़ंगा लगा दिया था। मक्की को अमेरिका आतंकवादी घोषित कर चुका है। 75 साल का मक्की लश्कर ए तैयबा में कई महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाता रहा है, लेकिन अब इसे ग्लोबल आतंकी घोषित कर दिया गया है। हर जगह से बॉयकॉट कर दिया गया है। यूएनएससी ने ग्लोबल आतंकी घोषित कर दिया है मक्की को। तो कई आतंकवादी घटनाओं में वो शामिल रह चुका है। पाकिस्तानी नागरिक है अब्दुल रहमान मक्की। और अब बात प्रयागराज की, जहां प्रयागराज से बड़ी खबर, कोरोना काल में स्कूल फीस को लेकर फैसला लिया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का अभिभावकों के पक्ष में बड़ा फैसला। बच्चों की 15% फीस अब माफ हो जाएगी। अभिभावकों ने एक याचिका दाखिल की थी
हाईकोर्ट ने प्रदेश भर के स्कूलों को लेकर निर्देश जारी किया है कि 15% फीस माफ हो जाएगी। कोविड में सबका काम ठप रहा, कोविड के दौरान ज्यादा काम नहीं चल सका लोगों का, जिसके चलते परेशानी हो रही थी फीस जमा करने में। फीस पूरी जा रही थी तो सबसे ज्यादा परेशानी अभिभावकों को हो रही थी, और ये अभिभावकों के लिए बहुत बड़ी बात है कि बच्चों की 15% तक फीस को माफ कर दिया गया है और प्रदेश भर के लिए इस आदेश को जारी किया गया है। बता दें कि कोविड काल के बाद जब स्कूल की तरफ से पूरी फीस ली जा रही थी तब एक याचिका डाली गई थी हाईकोर्ट में। अब इस याचिका पर सुनवाई हुई, उसके बाद फैसला सामने आ गया है और 15% तक फीस को माफ करने का फैसला लिया गया है। कोरोना काल में ली गई 15% तक फीस को माफ कर दिया जाएगा। फीस में 15% तक जो है छूट मिल रही है। स्कूल छोड़ चुके छात्रों को भी जो है अब पूरा फीस नहीं देना होगा, क्योंकि कोविड की वजह से परेशानियां हुई हैं। कोरोना काल में ली गई स्कूल फीस में 15% की अब कमी होगी। दिनेश सिंह साथ जुड़ गए हैं संवाददाता। दिनेश, क्या जानकारी आपके पास, कोर्ट की तरफ से स्कूल को लेकर क्या फैसला लिया गया और जो पेरेंट्स हैं उनको कितनी राहत मिली इससे? कोर्ट की तरफ से स्पष्ट आदेश दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं, हाँ। सरकारी स्कूलों की बात नहीं की जा रही, सारे जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं, हाँ। वो 2020 और 21 के बीच कोविड पीरियड में उन्होंने जो फीस ली थी, उस फीस का 15% हिस्सा वो आगे आने वाले महीनों में समायोजित करेंगे उन छात्रों को। कोर्ट का ये कहना है कि क्योंकि उस दौरान केवल ऑनलाइन क्लासेस चल रहे थे और दूसरी कोई एक्टिविटी जो स्कूल की तरफ से की जाती है वो नहीं चल रही थी। दूसरा, कोविड पीरियड में लोगों की जो आय थी, आमदनी थी, वो भी ठप पड़ी थी। लिहाजा अब जबकि सारी सर्विसेज स्कूल नहीं दे रहा था, तब पूरी फीस लेने का कोई औचित्य नहीं होता और इसी आधार पर कोर्ट ने सभी जितने भी निजी स्कूल हैं उनकी 15% का जो फीस लिया गया था वो अगले महीने या अगले कुछ महीनों में समायोजित करने के लिए स्कूलों को आदेश दिया है। ठीक है। हालांकि प्राइवेट स्कूल्स के लिए इसको किस तरीके से देखा जाए, क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स तो यही कह रहे थे कि उन्हें पूरी फीस चाहिए, प्लस वो ट्यूशन फीस भी ऐड कर रहे थे। इसको लेकर भी कोई जानकारी आपके पास? देखिए, जो प्राइवेट स्कूल के मैनेजर्स हैं, जो प्रिंसिपल हैं, उनका ये कहना था कि उत्तर प्रदेश सरकार का ये पहले से ही ये एक तरीके से स्कूल कॉलेज के बीच में एक अनुबंध रहा है कि हर साल वो 10% फीस बढ़ाएंगे। तो पिछले 2 वर्षों में 2020, 21 और 21-22 में उन्होंने उस परंपरा के तहत कोई फीस नहीं बढ़ाई। लिहाजा वो फीस माफ करने के कतई मूड में नहीं थे, लेकिन जब इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश आ गया है तब उनके पास कोई विकल्प नहीं। जी, बहुत शुक्रिया दिनेश तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो वही पारसनाथ पहाड़ी को जैनियों से मुक्त कराने की मांग हो रही है। महीने भर की यात्रा शुरू करेगा आदिवासी संगठन। 17 जनवरी से ये यात्रा निकाली जाएगी, यानी कि आज से 1 महीने के लिए झारखंड के आदिवासी बहुल जिलों में प्रदर्शन करेंगे। तो आज से ही इस यात्रा की शुरुआत है। 17 जनवरी महीने भर के लिए यात्रा चलेगी। 17 जनवरी से यात्रा निकाली जाएगी और 1 महीने तक लगातार ये यात्रा जारी रहेगी। झारखंड के आदिवासी बहुल जिलों में प्रदर्शन भी करेंगे। पारसनाथ पहाड़ी को जैनियों से मुक्त करने की मांग जो है वो उठ रही है। कमल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमल, क्या जानकारी है इस यात्रा को लेकर जिसकी शुरुआत आज से होगी? पारसनाथ पहाड़ी को मुक्त करने की मांग उठ रही है, कैसे ये यात्रा शुरू होगी, कहां तक जाएगी, क्या कुछ जानकारी? देखिए, आदिवासी सेंगल अभियान संगठन का नाम है, जिसके अध्यक्ष हैं पूर्व सांसद सालखन मुर्मू, और उनके आह्वान पर ही यात्रा शुरू हो रही है, जो जमशेदपुर से शुरू होगी और फरवरी के अंतिम सप्ताह तक यह यात्रा चलेगी। और इसमें लगभग बिहार, झारखंड और उड़ीसा के आदिवासी जो क्षेत्र, बहुल क्षेत्र हैं, वहां भी प्रदर्शन किया जाएगा। इसके साथ ही जो 50 जिलों में जो इलाके हैं जहां आदिवासी बहुल क्षेत्र है, वहां भी यह यात्रा जाएगी। तो कहीं ना कहीं जैन समाज के द्वारा जिस तरह से समेत शिखर को लेकर के पर्यटन स्थल घोषित नहीं करने की मांग की गई थी, जिसे केंद्र सरकार ने माना भी, सरकार की ओर से इसकी मांग भी रखी गई, लेकिन अब आदिवासी संगठन की ओर से यह लगातार विरोध जताया जा रहा है कि मारंग बुरु उसे मानते हैं वो उस पर्वत को,
पारसनाथ पर्वत को मारंग गुरु कहते हैं। और उनका यह मानना आदिवासी संगठन कि जिस तरह से हिंदुओं के लिए अयोध्या, मुसलमान के लिए मक्का मदीना, ईसाइयों के लिए स्वर्ण मंदिर है और माफ करेंगे सिखों के लिए स्वर्ण मंदिर है, ईसाइयों के लिए रोम है, उसी तरह आदिवासियों के लिए ये पारसनाथ जो पर्वत है, मारंग गुरु पवित्र स्थल है और वो किसी भी हाल में जैनियों के कब्जे में इसे नहीं जाने देंगे, उनका साफ तौर पे कहना है। और यह लगातार इनका ये भी मानना है कि जिस तरह से परंपरा चलती आ रही है, आदिवासी संगठन जिस तरह से वहाँ पूजा अर्चना करते आए हैं वो करते रहेंगे। और खास बात यह भी है कि इनके द्वारा हेमंत सोरेन सरकार का जमकर विरोध भी किया जा रहा है इस मामले को लेकर। यहाँ तक कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जो प्रमुख सत्ताधारी दल है, हेमंत सोरेन उनके कार्यकारी अध्यक्ष है, उनके जो पार्टी के विधायक है लोबिन हेम्ब्रोम, उन्होंने भी विरोध जताया है। उन्होंने कई टिप्पणी भी की है जन समाज के खिलाफ। तो कहीं ना कहीं ये विरोध अब शुरू होगा। बहुत शुक्रिया कमल तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो 2024 की रणनीति को लेकर एक्टिव हुए अखिलेश तेलंगाना के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे अखिलेश यादव। केसीआर की जनसभा में वो शामिल होंगे। खम्मम में कांति वेलुगु के दूसरे चरण की शुरुआत होगी। थर्ड फ्रंट को लेकर चर्चा संभव है, ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। तो थर्ड फ्रंट को लेकर चर्चा संभव है। केसीआर की जनसभा में अखिलेश यादव शामिल होंगे और अखिलेश यादव 2024 के लिए एक्टिव हो गए हैं। तेलंगाना के 2 दिवसीय दौरे पर है अखिलेश यादव और थर्ड फ्रंट को लेकर शायद चर्चा संभव है, ये भी सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। तो क्या 2024 में कुछ बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा? 2024 में क्या चीजें नहीं होंगी, ये देखना है। और इसके मद्देनजर अखिलेश यादव 2024 के मद्देनजर यहां मुलाकात करने केसीआर से जा रही हैं। 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे अखिलेश यादव। तो अखिलेश यादव 2024 को लेकर एक्टिव हो गए हैं और उनका तेलंगाना दौरा है। शेखर त्रिवेदी संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। शेखर, क्या जानकारी आपके पास है? अखिलेश यादव 2024 को लेकर एक्टिव हो गए हैं और उनकी ये मुलाकात केसीआर से क्या समझा जाए? देखिए, तेलंगाना के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे अखिलेश यादव, ये जानकारी आधिकारिक रूप से दी गई है समाजवादी पार्टी की तरफ से। और के चंद्रशेखर राव और अखिलेश यादव, इनके विचार जो हैं वो पॉलिटिकली आपस में काफ़ी मिलते जुलते हैं। इस तरीके के संकेत पहले भी दिए गए हैं अखिलेश यादव की तरफ से भी और केसीआर की तरफ से भी। दिल्ली में भी जब पार्टी का टीआरएस के पार्टी कार्यालय का उद्घाटन था तब भी वहाँ पर अखिलेश यादव मिले थे। खम्मम में जाएंगे, कांति वेलुगु जो उसका दूसरा चरण है उसकी शुरुआत होगी। खम्मम में जनसभा में शामिल होंगे केसीआर की अखिलेश यादव। और इसके साथ साथ 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसको देखते हुए ये एक अहम मुलाकात भी मानी जा रही है, क्योंकि दोनों लोगों के अगर पॉलिटिकल विचार मिलते हैं तो जाहिर सी बात है कि जो गठबंधन होंगे, अलग अलग तरीके के जो समीकरण बनेंगे, उसमें टीआरएस और समाजवादी पार्टी इन दोनों का जो मेल है वो काफ़ी अहम रोल निभाएगा। क्योंकि तेलंगाना में भी केसीआर की पकड़ लगातार बनी हुई है। फिलहाल अखिलेश यादव 2 दिवसीय दौरे पर जब तेलंगाना पहुंचेंगे तो उस समय वो अपनी पार्टी को भी मजबूत करने के लिहाज से कुछ ना कुछ ऐसे कदम उठाएंगे, ऐसे नेताओं से मुलाकात करेंगे जो दक्षिण में उनकी पार्टी की पैठ और पकड़ मजबूत कर सकें। अंशिका, बहुत शुक्रिया शेखर तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और अब खबर वाराणसी से है, जहां एयर बैलून फेस्टिवल का आयोजन होगा। बता दें कि आज से 4 दिन तक ये एयर बैलून फेस्टिवल चलेगा। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इसका आयोजन किया जा रहा है। बोट फेस्टिवल का भी आयोजन किया जाएगा। 10 विदेशी और 2 देसी पायलट इसको उड़ाएंगे। हॉट एयर बैलून को उड़ाया जाएगा और पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इसका आयोजन किया जा रहा है, जो कि 4 दिन तक चलेगा। तो बोट फेस्टिवल का भी आयोजन किया जाएगा। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तमाम जो तैयारियां हैं वो कर ली गई हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। तो बैलून फेस्टिवल का समापन 20 जनवरी को होगा। पर्यटक आसमान में 7 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकेंगे। आकाश से काशी के खूबसूरत दृश्यों का आनंद भी ले सकेंगे पर्यटक। प्रत्येक बैलून में 30 यात्री जो है यात्रा कर सकेंगे। ये बड़ा बैलून होगा और इसमें 30 यात्री
यात्रा कर सकेंगे। 500 रुपए तक टिकट बताया जा रहा है। 45 मिनट तक हॉट एयर बैलून का जो सफर है वो तय करेंगे हर यात्री 500 रुपए में। तो बैलून फेस्टिवल का समापन 20 जनवरी को होगा, क्योंकि ये 4 दिन तक चलेगा। मदन मोहन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मदन, क्या जानकारी है बैलून फेस्टिवल को लेकर, क्योंकि 4 दिन तक ये चलेगा, 20 जनवरी को आखिरी दिन है, क्या किया जा रहा है खास? जीएनसी का बिल्कुल ये बताना चाहूंगा, जिस तरह से कहा जाए कि उत्तर वाहिनी गंगा में जो है अब पर्यटक जो है जल क्रीड़ा का जो है आनंद लेंगे। तो इसको लेकर के अगर कहा जाए तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जो है हॉट बैलून का जो है फेस्टिवल आयोजन किया है। साथ ही साथ अगर कहा जाए तो बोट रेसिंग का भी जो है यहाँ पे आयोजन किया गया। तो इसको लेकर के अगर हम काशी की बात करें तो काशी जो है ऐसे भी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक की नगरी कही जाती है, और ऐसे में जो है यहाँ पर हॉट बैलून का जो है फेस्टिवल का जो आयोजन किया गया है, इसको लेकर के जो है पर्यटकों को जो है काफी बढ़ावा मिलेगा, और इसको लेकर के जो है काफी पर्यटक जो है उत्सुक भी है। तो लगभग ये कहा जाए तो ये 45 मिनट का जो है एक ये एयर बैलून में जो है या जो पर्यटक जो है वो काशी की जो है छटा को जो है देखेंगे। उसके साथ ही साथ अगर कहा जाए तो यहाँ के जो पर्यटकों को जो है जिस तरह से इसको बढ़ावा मिलेगा, उसको लेकर के योगी सरकार जो है यहाँ पे, क्योंकि काशी में जो है ऐसे भी अगर हम बात करें तो गंगा के उस पार जो है पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए जो है कहा जाए तो वहां पर जो है टेंट सिटी बसाई गई है। साथ ही साथ अभी देखा गया कि बोट रेसिंग का किया गया है। तो इस तरह से जो है आयोजन जो है काशी में किया जा रहा है। तो वहीं अगर हम बात करें तो संघही संगठन ने भी जो है काशी की सांस्कृतिक और को जो है बढ़ावा देने के लिए इसको जो है ऐलान कर दिया था, और एक